औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि हमने न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इन स्टमक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक हमारी बॉडी में है किस जगह पे। तो स्टमक इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टूडेंट देखें आपके सामने, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जिसमें ये स्टमक हमारा राइट। तो हमारी बॉडी की ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे ये वाला जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे डायाफ्राम है। डायाफ्राम जो है वो हमारी इस एब्डोमिनल कैविटी को हमारी चेस्ट कैविटी से सेपरेट करता है। यहाँ पे एक पर्दा है, यहाँ पे एक मस्कुलर शीट है, और इस जगह पे अंदर लंग्स और हार्ट मौजूद है। और ये हमारा स्टमक जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पे मौजूद है, राइट। ये थी स्टमक की लोकेशन। तो इट इज एन इलास्टिक muscular bag. The stomach stores food for some time, making discontinuous feeding possible. It also partly digests food. देखिए स्टूडेंट, हम जब दिल करें खाना खा सकते हैं। ये मस्कुलर बैग है, मस्कुलर बैग। हम जब दिल चाहें खाना खाएं, ये इसके अंदर खाना आहिस्ता इसके अंदर स्टोर रहता है। इनके डिसकंटिन्यूअस फीडिंग भी हमारे पॉसिबल है। ये काफी बड़ा बैग है, मस्कुलर बैग। लेकिन मैं एक बात बच्चों को समझाता रहता हूं, बल्कि लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये स्टमक देखिए आपको कितना सा नजर आ रहा है। हम डिसकंटिन्यूअस फीडिंग तो करते हैं, लेकिन हम लोगों को एक बात समझाने में नाकाम हो जाते हैं कि इसके अंदर पूरी देग या पूरी देगजी नहीं आ सकती। इसमें सिर्फ उतना ही खाना आ सकता है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। बस उतना ही खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, डिसकंटिन्यूअस खाते हैं। बेचारा फिर भी इसको खाने को जो हमने खाया होता है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो हमें सिर्फ उतना खाना खाना चाहिए जितनी की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये इंटरनेशनल सर्वे है कि हर साल उतने लोग भूख से नहीं मरते जितने ओवर ईटिंग से, यानी कि ज्यादा खाना खाने से फौत होते हैं। इसलिए हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक ही खाना खाना चाहिए। ये स्टमक की लोकेशन थी। दूसरी चीज है कार्डियक स्फिंक्टर। अगर हम देखें तो जब फूड एसोफेगस से, कल हमने पेरिस्टालसिस के बारे में पढ़ा था, पेरिस्टालसिस के जरिए फूड एसोफेगस से जब यहाँ पे पहुंचती है, जहां पे स्टमक स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है। इनके स्फिंक्टर मसल वो वाले मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह पे स्टमक के साथ ही इधर ऊपर की तरफ यहाँ पे हार्ट होता है। चूंकि हार्ट और स्टमक एक दूसरे के हमसाए हैं, इस वजह से इन स्फिंक्टर को, चूंकि ये हार्ट की तरफ है, हार्ट के पास है, हम इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो जब बोलस यहाँ पे पहुंचता है तो ये वाले मसल लूज हो जाते हैं और बोलस यानी कि खाना, वो जो हमने ओवर लम्प्स बनाए थे, वो बहुत आसानी से स्टमक के अंदर आ जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है कि स्टमक में फूड की डाइजेशन किस तरीके से होती है। तो ये स्टमक का जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है, इसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और लोअर रीजन में जहाँ पे स्टमक का यहाँ पे एंड हो रहा है और इस जगह से स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसका आगाज हो रहा है। इस जगह पे भी स्फिंक्टर मसल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखो स्टूडेंट, नेचर ने किस तरीके से हमारी बॉडी में चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ये नहीं है कि जनाब हम इधर से फूड खाएं और धड़ाम से यहाँ से गुजर के दूसरी तरफ से निकल जाए, नहीं, इसकी प्रॉपर डाइजेशन भी तो होनी है ना। तो टाइम टू टाइम जब फूड आती है तो यहाँ से स्फिंक्टर मसल से क्रॉस करती है तो स्टमक के अंदर, और स्टमक यहाँ से क्लोज है, यानी कि स्फिंक्टर मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होती है। जब यहाँ पे इनके फूड वगैरह की, प्रोटीन वगैरह की यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन हो जाती है
तो फिर टाइम टू टाइम यहाँ से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है। तो हमारे स्टमक में फूड की जो प्रोटीन होती है उसकी डाइजेशन होती है। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। ओरल कैविटी में हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। अगर हम स्टमक की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। राइट, हम बात कर रहे थे कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक हार्ट से रिलेटेड और स्फिंक्टर वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड द स्टमक there is a special ring of the muscle called the cardiac sphincter. When the sphincter muscle contract, the entrance to the stomach closes. Therefore, the content of the stomach cannot move back into the esophagus. It opens when wave of peristalsis comes down and reach it. तो देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, अगर हम अपनी अपसाइड डाउन भी करें ना तो खाना अब स्टमक से वापस एसोफेगस में नहीं आ सकता। क्यों? ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो खाने को यहाँ से वापस नहीं जाने देते। कुछ लोग कहते हैं लो जी हमने खाना खाया तो हम जैसे आगे को नीचे को बेंड किए, आगे को झुके तो खाना हमारे एसोफेगस से ओरल कैविटी में आता है या सम टाइम ओरल कैविटी या माउथ के अंदर आ जाता है। तो भाई खाना उतना खाएं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खाना यहाँ तक खाएं बस जो स्टमक के अंदर रहे। अब आपने खाना खाया कि स्टमक में भी है और एसोफेगस में भी खाना मौजूद है, आपने बेदरे खाया, आपने अपने हाल पे जरा भी रहम नहीं खाया किया, तो रिजल्ट क्या है? जब आप आगे को थोड़ा सा बेंड होंगे, कोई चीज उठाने लगेंगे जमीन से, तो खाना तो फिर एसोफेगस की तरफ आएगा ना, ओरल कैविटी की तरफ आएगा ना। तो मैं उन लोगों से कहूंगा भाई जरा एहतियात से खाना खाएं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खाना खाएं। राइट, तो ये स्टमक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जी, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक। स्टमक की ये बॉडी जो है इसको हम कहते हैं फंडस, इसकी बॉडी को हम कहते हैं फंडस। ये एसोफेगस आपको नजर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम नजर आ रही है। तो ये इसके कर्वेचर, आपको ये कर्व स्ट्रक्चर है ये आपको नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल स्टमक का स्ट्रक्चर है। अब हम स्टमक वॉल देखेंगे कि स्टमक की जो वॉल है ये किस तरह की है। देखिए स्टूडेंट, हमारे घरों की जो दीवारें हैं ये दीवार होती है, हम कहते हैं क्या चीज है, तो हम कहते हैं ये वॉल है, ये दीवार है। दीवार तो वो एक है, लेकिन अगर हम गौर करें तो उसकी 3 लेयर्स होती है, मतलब सीमेंट की लेयर, ईंटों की लेयर और बाहर की तरफ फिर सीमेंट की लेयर। इसी तरीके से स्टमक जो है इसकी वॉल तो हमें एक ही नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इसको इसका क्रॉस सेक्शन देखें, इसकी वॉल्स को हम काट के देखें तो असल में हमें ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सिरोजा ये सबसे आउटर लेयर है स्टमक की, आउटर लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इससे नीचे जो लेयर है ये मस्कुलर लेयर है, और ये मस्कुलर लेयर मजीद 3 तरह की लेयर से मिलकर बनी हुई है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल, इससे अंदर की तरफ ये रेड वाले सर्कुलर मसल, और सबसे अंदर फिर इनर ऑब्लिक लेयर। यानी कि ये ओवरऑल सिरोजा आउटर लेयर, ये वाली तीनों जो है इसको हम कहते हैं मिडल लेयर, और अंदर की तरफ जो आपको ये लेयर नजर आ रही है इसे हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। तो 3 लेयर्स हो गई, आउटर लेयर सिरोजा, मिडल मस्कुलर लेयर और इनर मोस्ट लेयर, ये जो आपको व्हाइट सी नजर आ रही है ये इनर लेयर है, ये म्यूकोजा भी है। अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करेंगे कि जो इनकी तरतीब क्या है और इनके फंक्शंस क्या है। आउटर लेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने अभी आपको बताया है। मिडल लेयर, अभी मैंने बताया कि मिडल लेयर की 3 लेयर्स हैं। इट इज फॉर्म ऑफ स्मूथ मसल, द मसल्स आर इन 2 लेयर्स, आउटर लेयर इज फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल व्हाइल द इनर लेयर इज फॉर्म ऑफ द सर्कुलर मसल। तो हमारी बुक ने ये 2 तरह के ही मसल दिए हुए हैं। These muscular layers help in churning and mixing of the food with stomach secretion. तो ये वाली जो लेयर है, ये जो मस्कुलर लेयर है, हमारी बुक वालों ने ये 2 लेयर का जिक्र किया है, लॉन्गिट्यूडनल मसल आउटर, इनर सर्कुलर मसल। इसके अंदर भी ऑब्लिक लेयर होती है। तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो ये फूड को, ये जो यहाँ पे फूड है और यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर जो है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, ये इन दोनों को आपस में मिक्स करती है, इसके लिए हेल्पफुल होती है। बेटे देखें, ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, ये वाली जो मिडल लेयर है ये मस्कुलर है, ये गैस्ट्रिक जूस को और फूड को आपस में मिक्स करती है। जब तक फूड और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्सअप नहीं होंगे तो देखें किस तरीके से भी डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम एक गिलास लें, गिलास में थोड़ी सी बनाना काटें, थोड़ा सा एप्पल काटें, उसमें चीनी डालें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें और मेहमान को कहें ये लो खा लो।
वो मेहमान कहेगा यार ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने मुझे कैसे ये चीज दी है। अगर हम इसी चीज को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके अच्छे तरीके से मेहमान के आगे पेश करें तो वो पी के बहुत खुश होगा, वो कहेगा बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरी बहुत अच्छी खातिर मदारत की। तो देखो फूड तो हमने खा ली, फूड तो यहाँ पे पड़ी रहेगी, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन गैस्ट्रिक जूस का और फूड का आपस में मिक्सअप होना बहुत जरूरी है। तो ये वाली जो मस्कुलर लेयर है इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्सअप होते हैं। जो स्टमक की वॉल की जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इसको हम म्यूकोजा कहते हैं। भी देखो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये आउटर मोस्ट लेयर सीरोजा, ये मिडल लेयर, और ये जो इनर मोस्ट ये व्हाइट वाली आप लेयर कंसीडर कर सकते हो कि ये वाली लेयर म्यूकोजा है जो इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या करती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी जी बिल्कुल, मिडल लेयर हमने पढ़ चुके, इनर लेयर म्यूकोजा भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज मेनी ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल। अब हम म्यूकोजा की बात कर रहे हैं, अब हम इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं कि ये लेयर किस तरह की है और किस तरह के सेल इसके साथ एसोसिएट है। बेटे जरा तवज्जो से आपने देखना है कि ये अगर हम स्टमक की लेयर का क्रॉस सेक्शन देखें तो इस लेयर में स्टमक की वॉल में 3 तरह के सेल नजर आ रहे हैं। चीफ सेल, इनको हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं। ये चीफ सेल जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। दूसरे आपको पैराइटल सेल नजर आ रहे हैं, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरे सेल म्यूकस सेल नजर आ रहे हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये इन सब को हम कहते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ ये 3 तरह के सेल एसोसिएट हमें नजर आ रहे हैं। तो ये वाली जो सारी की सारी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, हमने थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया है स्टमक की लेयर का। तो यहाँ पे ये जूस फिर यहाँ से मूव करता हुआ इन गैस्ट्रिक पिट्स के जरिए यहाँ पे स्टमक के अंदर आ जाता है। तो ये 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। म्यूकस सेल जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, पैराइटल सेल जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, एंड चीफ सेल जो कि इनको हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं जो कि पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। म्यूकस सेल देखिए बेटे, म्यूकस सेल नंबर 1, these cells secrete mucus which is thick secretion, it cover inside of the stomach. Due to the mucus the underlying walls are prevented from the digestion. देखिए ये हमारा स्टमक, ये जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग स्टमक की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये सिक्रीशन है। ये समझ लें इस सिक्रीशन से म्यूकस से स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पे कोटिंग हो गई। बिल्कुल घरों में जिस तरह हम पेंट करते हैं ना, ये कोटिंग हो गई अंदर की तरफ। कोटिंग क्यों हुई? ताकि यहाँ पे जो फूड है, बेटे आपने देखा होगा हम गोश्त खाते हैं लेकिन स्टमक भी तो गोश्त का ही बना हुआ है मसल से। गोश्त की तो डाइजेशन हो जाती है जो हमने खाया था, लेकिन स्टमक की वॉल्स की डाइजेशन क्यों नहीं हुई? ये भी तो गोश्त का ही मिलकर बना हुआ है। रीजन क्या है कि जो इनर लेयर है ये वाली, यहाँ पे म्यूकस की कोटिंग हो चुकी है, जो कि म्यूकस सेल थे इस म्यूकोजा लेयर में, उन्होंने सिक्रीशन प्रोड्यूस की जिसने स्टमक की इनर लाइनिंग को कवर कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ? अब जहां पे जो HCl प्रोड्यूस होगा जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में एसिड प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे फूड की प्रोटीन की डाइजेशन होती है, तो ये जो म्यूकस की कोटिंग है ये हमारी इन वॉल्स को बचाएगी ताकि इंजाइमेटिक एक्शन, HCl का एक्शन इनके ऊपर ना हो सके। ये तो था म्यूकस सेल का फंक्शन। म्यूकस MUCUS म्यूकस होता है, लेकिन हम चूंकि अब सेल्स की बात करें तो OUS हम लगाएंगे, म्यूकस सेल। जैसे जो सेल है म्यूकस के MUCUS होता है म्यूकस, वो सिक्रीशन जो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे म्यूकस सेल्स। दूसरा है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ये देखिए स्टूडेंट आपके सामने ये पैराइटल सेल, अगर हम और गौर से देखें तो ये देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया ये चीफ सेल्स, ये म्यूकस सेल्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारा का सारा आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ 3 तरह के सेल एसोसिएट है। म्यूकस सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कोटिंग लगा देगा एक, ताकि यहाँ पे ये स्टमक की
स्टमक की इनर मोस्ट वॉल है। उसके बाद जो पैराइटल सेल है ये HCl प्रोड्यूस करेंगे। देखिए आपके सामने ये पैराइटल सेल, ये चीफ सेल जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पहले हमने म्यूकस सेल की बात कर ली, अब हम पैराइटल सेल की बात कर रहे हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करता है। देखिए ये पैराइटल सेल जो H प्लस Cl माइनस HCl, ये इस जो चीफ सेल थे इन्होंने जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया था पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पे आ गई स्टमक में, इधर से भी पेप्सिनोजिन इन चीफ सेल ने प्रोड्यूस की, जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले सेल। तो यहाँ से ये चीफ सेल हैं ये सारे के सारे, यहाँ से पेप्सिनोजिन मूव करती हुई यहाँ पे स्टमक के अंदर आ गई। अब जो HCl मौजूद है ये इस पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। दूसरा जो ऑलरेडी मौजूद पेप्सिन है ये भी यहाँ पे HCl वाला ही रोल प्ले करती है, ये भी पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होती है पेप्सिन में। तो ये दूसरी तरह के सेल है। पैराइटल सेल जो कि क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं HCl, या इनको हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में सेक्रेट होता है, जो pH 2 और 3 तक इसकी pH हो सकती है। बेटे हमें पता है कि जो 7 pH है वो न्यूट्रल है, जैसे जैसे pH 7 से ज्यादा होती जाती है अल्कलाइन मीडियम होता जाता है, जैसे जैसे pH 7 से कम होती जाती है तो मीडियम एसिडिक होता जाता है। तो देखिए जितनी pH 7 से कम होगी यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये pH बड़ा एसिडिक मीडियम होगा। तो देखिए ये कंसंट्रेटेड एसिड है। HCl का क्या काम है, ये क्या काम करता है, म्यूकस सेल का तो हमें पता चल गया कि वो इंटरनल लाइनिंग को कोटिंग प्रोवाइड करता है ताकि हमारे सेल जो है जो इंटरनल लेयर है स्टमक की वो बची रहे एंजाइमेटिक एक्शन से, HCl के एक्शन से। ये जो HCl है पहली बात pH को एडजस्ट करता है 2 से 3 तक। एट दिस pH पेप्सिन कैन एक्ट ऑन प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, राइट, दिस इज प्रोटीन। तो पेप्सिन जो है इस एसिडिक मीडियम में प्रोटीन के ऊपर अच्छे तरीके से इफेक्ट करेगा, यानी कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। ये फूड को सॉफ्टन भी करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए HCl जो है ना यूज होता है। यानी कि अगर एक तो हमारी ओरल कैविटी में बाइकार्बोनेट आयन थे जो कि एंटीसेप्टिक थे, वहां पे माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो है ना वो किल होते हैं। और दूसरा यहाँ पे अब HCl वही वाला रोल प्ले कर रहा है कि HCl जो है हमारे स्टमक में वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी ओरल कैविटी में नहीं मरे थे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म अब HCl की वजह से यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ HCl का इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, ये पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है इसको कन्वर्ट करता है HCl पेप्सिन में, जो कि फिर प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। तीसरी टाइप के सेल है जाइमोजिन सेल, इनको चीफ सेल भी कहते हैं। ये सेल पेप्सिनोजिन सेक्रेट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, जो कि HCl उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। और दूसरी बात ये है कि इट हाइड्रोलाइसिस अ प्रोटीन। ये करते क्या है जाइमोजिन सेल, ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देती है। ये छोटी छोटी चेन्स होती है प्रोटीन की जिनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये जितनी भी सिक्रीशन हमने बात की, मसलन जाइमोजिन सेल से पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस हुआ, हमने बात की पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स इन्होंने HCl प्रोड्यूस किया, और म्यूकस सेल ने म्यूकस सेक्रेट किया, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजिन। इस सारी सिक्रीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, what is function of HCl, important short answer question, what are parietal cell, what are oxygentic cell, important short answer question, what is mucosa, important short answer question, write down composition of the stomach wall की layer, principal layers के बारे में बताएं, important short answer question है ये, right। तो स्टूडेंट इसके साथ जो है ना नेक्स्ट है काइन। अब जो फूड है जो स्टमक में थी, अब इसको जो ओरल कैविटी से फूड आई थी उसमें किसी हद तक थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन हुई। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, अभी हमने लिपिड्स की बात नहीं की वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को जो जहाँ पे मौजूद है इससे हम कहते हैं काइन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, व्हाट इज काइन।
ये जो पार्शली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड में ऐसा फूड है जिसको यहाँ पे मौजूद है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये ओपन होगा, तो यहाँ से फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। इस वाली फूड को जो कि पार्शली डाइजेस्टेड है इससे हम कहते हैं काइम। तो काइम क्या चीज है? काइम, the muscles of the stomach wall thoroughly mix up the food with gastric juice and convert into semi-solid base called chyme. Control और regulation of the gastric juice production. देखिए स्टूडेंट, हमने खाना खाया, फूड गैस्ट्रिक जो जूस है उसकी सिक्रीशन डिपेंड करती है स्मेल के ऊपर कि खाना कितना अच्छा था, उसकी साइट के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर। अगर हमने फूड बहुत ज्यादा खाई, टू मच फूड इज कंज्यूम्ड, इफ मोर प्रोटीन इन द फूड, तो एक गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कहां से? फ्रॉम द एंडोक्राइन, गैस्ट्रीन एंडोक्राइन से। ये गैस्ट्रीन ब्लड के जरिए गैस्ट्रिक ग्लैंड तक पहुंचता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिक जूस से फिर हमारी फूड में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। फिर सुने कि कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन किस तरीके से रेगुलेट होती है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना या किसी चीज का ज्यादा होना। मसलन एक बंदा है, उसने अंधाधुंध खाना खा लिया, बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस फूड उसने खाई, प्रोटीन वाली फूड खाई, अब उसको प्रोटीन वाली फूड को डाइजेस्ट भी तो करना है ना। इस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा प्रोटीन फूड में शामिल है, गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस होगा स्टमक में, जो कि गैस्ट्रीन एंडोक्राइन से प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रीन एंडोक्राइन ये स्टमक के सेल्स ही होते हैं। ये गैस्ट्रीन यहां से निकलकर ब्लड के अंदर शामिल होगी, ब्लड से ये फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड तक पहुंचेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा फिर प्रोटीन की डाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट बर्न, दिल जले, या इसको हम पायरोसिस भी कहते हैं, हार्ट बर्न। जी स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बाद का कुछ लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो कहते हैं हमारे यहाँ पे सामने चेस्ट वाले रीजन में जलन हो रही है, हमारे चेस्ट वाले रीजन में इनकम्फर्ट वो फील करते हैं, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। वो कहते हैं जी हमारा दिल खराब हो रहा है। बैक फ्लश ऑफ द गैस्ट्रिक काइम इनटू द एसोफेगस, होता क्यों है? मसलन वो लोग जो अंधाधुंध खाना खाते हैं, पहली बात कि खाना बहुत ज्यादा खाया, लेकिन जब हम पूछते हैं ना उनसे कि आपने क्या खाया, तो कुछ भी नहीं खाया। हालांकि खाने की तो अच्छी खासी तबाही उतारी ना उन्होंने, ना अपना ख्याल किया, ना अगले बंदे का ख्याल किया, ना उन्होंने अपने स्टमक का ख्याल किया। ओवर ईटिंग, टू मच, बहुत ज्यादा खाना खाया। एक बात, इससे ये वाली कंडीशन हार्ट बर्न, क्योंकि स्टमक और हार्ट एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जलन तो स्टमक के अंदर हो रही है, अनकंफर्ट तो स्टमक के अंदर हो रही है, लेकिन हमसाये को भी तो प्रॉब्लम है ना। हम कहते हैं नाम हमसाये का हम लगा देते हैं, हार्ट बर्न, हम कहते हैं दिल जले, पायरोसिस। इस कंडीशन में क्या है कि अनकंफर्ट फील करता है चेस्ट रीजन में। ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, ईटिंग फैटी फूड यानी कि तली हुई चीजें, वो वाली चीजें जिनमें फैट्स ज्यादा है वो ज्यादा खाना, और फिर खाना खा के वहीं पे ढेरी हो जाना, यानी कि खाना खाया, वॉक करने की भी जहमत नहीं की। एक तो आपने साथ ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया, और दूसरी बात बाद में उसी वक्त वहीं पे ढेरी हो गए, वहीं पे लेट गए। तो इस कंडीशन में, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल, मैंने आपको हमने बताया कि हमारे इस्लाम में तो अल्कोहल टोटली तौर पर हराम है ना, लेकिन फिर भी लोग, आपने देखा होगा कि शराब नोशी करते हैं। तो वो लोग जो गैर मुस्लिम है, अगर वो बहुत ज्यादा शराब नोशी करें, मसलन ब्रांडी, विस्की, वोल्टा, शैंपियन, वाइन, तो या कैफीन या स्मोकिंग करने से भी ये वाली अनकंफर्ट कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न और दिल जले। इसका हल क्या है? खाना अपनी जरूरत के मुताबिक खाएं, फिर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। ज्यादा फैटी फूड, तली हुई चीजें, फैट वाली फूडें, तली हुई चीजें, घी वाली चीजें ज्यादा ना खाएं। खाना खाने के बाद फौरन ना लेटें, खाना खाने से 2-3-4 घंटे पहले, सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लें। यानी कि जो लोग इशा से पहले, मगरिब के बाद या मगरिब के वक्त खाना खाते हैं और रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, उनको ये वाली कंडीशन नहीं होती। खाना खाने के बाद वॉक जरूर करें। जब हम वॉक करेंगे तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का हार्ट बर्न यानी कि पैरोसिस वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।